रात के अंधेरे को चीरती कुछ मिसाइल्स अपने निशाने की तरफ बढ़ती हैं और पलक झपकते ही ईरान के कई इंपॉर्टेंट ठिकाने ध्वस्त। दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान छिड़ा हुआ है। इसके साथ ही गाजा पट्टी में हमास से इजराइल की बरसों पुरानी लड़ाई को तो पूरी दुनिया जानती ही है। कुछ स्क्रीन के पीछे, कुछ राजनयिक मंचों पर और कुछ अपने ही देश के अंदर आखिर इजराइल इतनी लड़ाइयां कैसे लड़ पा रहा है? क्या ये लड़ाई अस्तित्व की है या फिर वर्चस्व इसका मकसद है? इसको समझेंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि क्या यहूदी लोग इतने ही लड़ाकू स्वभाव के होते हैं? दरअसल इजराइल एक यहूदी बहुल देश है। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 75% हिस्सा यहूदी समुदाय से संबंधित है। यहूदी समुदाय को अक्सर शांति पसंद कौम कहा जाता है और इसके पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक कारण दिए जाते हैं। यहूदी धर्म ग्रंथ तोराह और तालमूद में शांति को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे हम भारतीय एक दूसरे को नमस्ते कहकर वेलकम करते हैं, वैसे ही यहूदी लोग किसी से मिलते ही शालोम बोलते हैं, जिसका मतलब ही शांति होता है। किसी विवाद का विचार विमर्श करके हल निकालना यहूदियों की संस्कृति का हिस्सा है, जिससे टकराव की बजाय समाधान निकलता है। इसी वजह से उन्हें शांतिप्रिय कौम भी कहा जाता है। लेकिन फिर क्या कारण है कि इतनी शांतिप्रिय कौम इतने मोर्चों पर ताबड़तोड़ लड़ाइयां लड़ रही है? इजराइल की लड़ाई असल में अस्तित्व की है या वर्चस्व की? चलिए इस वीडियो में हम इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। मैं राहुल वाजपेयी और आप देख रहे हैं काउंटिंग क्लाउड्स विद आरबी चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी एक कौम को सिर्फ ये कहकर मिटाने की कोशिश हो कि तुम बस अलग हो। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत रही है यहूदियों की। कई मशहूर किताबों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि ये वो लोग हैं जो किताबों से प्यार करते थे, ज्ञान को भगवान मानते थे, शांति को जीने का एक तरीका मानते थे। सालों पहले इनको मिस्र में गुलामी की बेड़ियां पहनाई गई। रोमनों ने इनके मंदिर तोड़े और इनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की। लेकिन सबसे भयानक दौर तो उसके बाद आया, जब 1930 के दशक में खूंखार तानाशाह हिटलर ने यहूदियों का समूल विनाश या कहे पूरा सफाया करने की कोशिश की। ये वो दौर था जब यहूदी बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था। दुकानदार यहूदियों को अपना सामान नहीं बेचते थे। सर पर छत नहीं थी, ना रोटी थी, ना कपड़ा, ना मकान। इतना ही नहीं, इन्हें ट्रेनों में भरकर मौत के कारखानों में भेजा गया, जहां गैस चैम्बर थे और हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता। ऐसा करके 60 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे। ऐसी स्थितियां किसी को भी बागी और निर्दयी बना सकती हैं। 1948 का वो साल जब इतिहास ने करवट ली और एक नई कौम का इंकलाब दुनिया के नक्शे पर दर्ज हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन को 2 राष्ट्रों में बांटने की योजना पास की। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन, जो उस वक्त यहूदी नेतृत्व के सबसे बड़े चेहरे और बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बने, देश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नए देश में ना बिजली थी, ना पर्याप्त हथियार, ना संगठित सेना, लेकिन था तो सिर्फ एक इरादे का लोहा और संघर्ष की आग। इजराइल के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, मानो यह देश अस्तित्व में आया ही युद्ध के मैदान के लिए है। 1948 में इजराइल की आजादी की घोषणा के अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने उस पर हमला कर दिया। यह था पहला अरब इजराइल युद्ध, जिसे इजराइल ने अद्भुत साहस और रणनीति से जीत लिया। फिर 1956 में स्वेज संकट हुआ, जब इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर मिस्र पर हमला किया। 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने 3 देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन को सिर्फ 6 दिनों में हरा दिया और गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोल्डन हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1973 में जब मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला किया, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर अपनी रक्षा करी। इन बड़े युद्धों के अलावा इजराइल ने को गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से कई बार भिड़ना पड़ा। हर लड़ाई ने इजराइल को मजबूत किया, लेकिन साथ ही ये क्षेत्र और भी ज्यादा अस्थिर होता गया। आज भी इजराइल सुरक्षा, अस्तित्व और पहचान की जंग लड़ रहा है। अब फिर लौटते हैं अपने प्रश्न पर, लड़ाई अस्तित्व की है या वर्चस्व की? तो देखिए, इस सवाल के 2 पहलू हैं। अस्तित्व की लड़ाई इसलिए क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन और ईरान जैसे दुश्मन देश
इजराइल को मान्यता ही नहीं देते और खुले तौर पर उसको खत्म करने की बात करते रहते हैं। इजराइल के लिए उसके दुश्मनों की तरफ से दागा गया हर रॉकेट, हर आतंकी हमला इजराइल की जमीन और नागरिकों के अस्तित्व को चुनौती देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे वर्चस्व की लड़ाई इसलिए मानते हैं क्योंकि इजराइल अपनी सैन्य ताकत, तकनीक और खुफिया तंत्र के जरिए न सिर्फ हमलों का जवाब देता है बल्कि क्षेत्र पर अपनी रणनीतिक पकड़ और दबदबा भी कायम रखना चाहता है, खासकर गाजा, वेस्ट बैंक और सीरिया बॉर्डर। इसलिए ये लड़ाइयां सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि भविष्य के नियंत्रण की तरफ भी इशारा हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, असल में ये लड़ाई प्रभुत्व या वर्चस्व की है या फिर आत्मरक्षा या अस्तित्व बचाए रखने की कोशिश है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहीं पर मिलती है सच्चाई, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। जय हिंद।